नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं डिकोड एग्जाम के इस डेली करंट अफेयर फ्रॉम में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 25 यानी कि 20 फरवरी और आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर पर हम लोग चर्चा करें। लेकिन उसके पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट सभी अभ्यर्थियों को मिलता है। और आपको पता है, ये हमारा ध्येय है, ये हम सबका ध्येय है कि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली हैं उनमें एक भी प्रश्न करंट अफेयर्स का गलत हमें नहीं करना है। इसी ध्येय और इसी उद्देश्य के साथ हमें आगे बढ़ना है। और आपको एक से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो छोटा सा लाइक का वाला बटन जो होता है, लाइक वाला, उसको एक बार थोड़ा सा प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरी थोड़ी सी गुरु दक्षिणा आपके लिए। तो चलिए बिना देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग करेंगे क्या? रिवीजन। लेकिन उसके पहले आपके लिए छोटी सी सूचना है मैं मुख्य परीक्षा स्टार्टिंग पीसीएस के लिए, जहां पर एक कॉन्टैक्ट नंबर आपके लिए सामने दिया गया है। यहां पर आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और पीसीएस 2024 मुख्य परीक्षा या फिर पीसीएस 2025 मुख्य परीक्षा के लिए आप आंसर राइटिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए हो जाता है बहुत ही महत्वपूर्ण। इसके अलावा अभी जो है हम लोगों ने यूपी पीसीएस के टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट हमने जो है रखा हुआ है, जिसमें प्रैक्टिस आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 25 क्वेश्चन। इसके लिए हमने परसों एक वीडियो भी बनाया था, आप लोगों को पता होगा। शाम को हमने 6 बजे के आसपास जो इसको रिलीज हमने करवाया था। तो उसमें हम लोग टेलीग्राम के माध्यम से आपको 25 क्वेश्चन देंगे प्रैक्टिस के लिए, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे। तो वो भी प्रोग्राम बहुत अच्छा है। अगर आपका ध्येय पीसीएस का है, वो प्रोग्राम आरओ वाले भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी आप इस नंबर पर मुझसे सीधे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज डाल सकते हैं, जो भी आपको चाहिए। या फिर संस्थान का जो नंबर है डिकोड का, आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए बिना देरी के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं और करते हैं सबसे पहले आज का रिविजन। उठो लाल अब आंखें खोलो, और क्या कहते हैं ना, एक लाइन है ना कि मुंह धो लो, ऐसा करके एक लाइन है। तो भैया उठो और जागो, और कहा गया है कि उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वारं निबोधत, अर्थात उठो और जागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। भैया डेट वेट का वेट मत करना, ठीक है, चुपचाप से तैयारी करना, यही आपके हित में है बिना देरी के। चलिए आइए करते हैं हम लोग रिवीजन, उसके बाद हम आते हैं आज के करंट अफेयर्स पर। ठीक है, चलिए नंबर 1, भारतीय थल सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल के बीच संरक्षण अभ्यास इक्वेरिन की शुरुआत मालदीव में हुई है। यह इसका 13वां संस्करण था, ध्यान रखिएगा। यह पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हमने आपसे कहा था इसका जो 12वां संस्करण हुआ था वो लास्ट ईयर जो है आपका उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है ना, चलिए आगे। जल शक्ति मंत्रालय राजस्थान के उदयपुर में जल विजन 2047 आगे की राह पर दूसरा अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। इसके अलावा इसरो ने सॉलिड मोटर्स के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 10 टन प्रोपेलेंट मिक्सचर जो है भारत की बढ़ती तकनीकी क्षमता का प्रावधान बताया है। इस प्रोपेलेंट मिक्सर को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र यानी कि SHAR इसरो द्वारा सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट बेंगलुरु के सहयोग से विकसित और निर्मित किया गया है। इसके बारे में ही आप लोग पढ़ लीजिएगा, 10 टन प्रोपेलेंट किसने जो है विकसित किया है इसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4 है, कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने एग्रो स्टार और केबी एक्सपोर्ट्स के साथ मिलकर समुद्र के रास्ते ऑस्ट्रेलिया को प्रीमियम सांगोला और भगवान आर की भारत की पहली वाणिज्यिक जो खेप वहां पर पहुंचा दी है। आप जानते होंगे एपीडा बहुत तेजी के साथ काम कर रहा है निर्यात करने में। किसके निर्यात में? फल और सब्जियों के निर्यात करने में। ठीक है, तो एपीडा के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा। एपीडा मतलब कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे। हाल ही में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ने वरिष्ठ वैज्ञानिकों के योगदान को सराहने हेतु एक योजना जगदीश चंद्र बसु अनुदान की शुरुआत की है। और कल हमने आपको जगदीश चंद्र बसु जी के बारे में भी बताया था। उन्होंने ही सबसे पहले यह खोज किया कि जो है पेड़ पौधों में भी जान होती है, उनमें भी जीव होता है और वो भी जो है कुछ महसूस करते हैं। ठीक है, कोमोडो अभ्यास, यह अभ्यास इंडोनेशिया की नौसेना द्वारा मित्र देशों के साथ समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया जाता है। पहला कोमोडो अभ्यास 2014 में आयोजित किया गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, दक्षिण फिलीपींस के सेबू शहर में भारत फिलीपींस सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया गया। और नई दिल्ली में 17 फरवरी को मलेशिया खाद्य एवं सांस्कृतिक महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। तो ये कुछ फैक्ट, 2 क्वेश्चन हमने यहां पर छोड़ दिए हैं।
ठीक है, उसका आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये हमारा हो गया क्या, लास्ट डे का आपका रिवीजन, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आइए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं और चर्चा करते हैं बेसिकली कि कौन सा टॉपिक आज जो है महत्वपूर्ण है। चलिए ठीक है, आइए चलिए, तो ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या कुछ जो है चीजें हैं, लेकिन उसके पहले जो है हमने जो प्रश्न आपको कल दिया था कि बताइए गंगा नदी उदाहरण है किसका, पूर्ववर्ती अफवाह का, अनुवर्ती अफवाह का, परवर्ती अफवाह का, या इनमें से कोई नहीं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है और कई बार आपके एग्जाम में ये प्रश्न यहां से पूछा गया भाई साहब, तो प्लीज इसको करिएगा आप लोग क्या, नोट डाउन, यानी कि पूर्ववर्ती अफवाह। और अब आपके लिए छोटा सा मैं देता हूं होमवर्क, जो आपके सिलेबस में ज्योग्राफी में अपवाह तंत्र का चैप्टर है भैया जी लोग, उसको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है, जिसको हम लोग ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें 2-3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कई बार आपको बताया भी है, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो नदियों से संबंधित जो प्रश्न है वो कैसे बनते हैं। नंबर 1, कोई माना कि नदी है, माना कि गंगा नदी ही है, ठीक है। अब इस पर प्रश्न आपके कैसे एग्जाम में पूछेगा, पहले पूछेगा कि बताओ इसका उद्गम कहां पर है, इसका उद्गम कहां से होता, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न बनता है कि गंगा नदी अपना जल कहां पर प्रवाहित करती है, आखिर वो उसका गिरती कहां पर है, वो नदी अपना जल कहां पर वो प्रवाहित करती है, तो गिरती कहां पर है, दूसरा प्रश्न। अब इसमें एक प्रश्न बनेगा, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं भैया, एक प्रश्न तो यह भी बन जाएगा आपका, ध्यान रखिएगा, ठीक, कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है। और जो चौथा इसमें क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कोई भी नदी अगर है तो इसके जो है दाएं से या बाएं से, यानी कि इसके दाएं से या इसके बाएं से, यानी कि लेफ्ट या राइट से कौन सी नदी इसमें जो है मिलती है। माना कि ये कोई नदी है तो पूछ लेगा कि बताओ इससे नदी बाएं से या दाएं से कौन सी नदियां किस प्रकार से ऐसे मिलती हैं। तो आप लोग मैप के माध्यम से इस अपवाह तंत्र को आपको क्या करना है, रेडी कर लेना है। कुछ प्रमुख नदियां हैं, उनके मैं नाम बता दे रहा हूं, वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। आप कहेंगे सर नदियां कौन कौन सी हैं बता दीजिए, तो बिल्कुल मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर 1 नदी आपको तैयार करनी है गंगा, फिर दूसरा कौन सा, यमुना, ठीक है, ठीक है, बहुत पूछता है सब। फिर उसके बाद क्या तैयार करना है आपका, गोदावरी, क्या, गोदावरी। फिर आपको तैयार करना है क्या, कोसी, कौन सी, कोसी, कोसी नदी है ना, बहुत बार प्रश्न पूछता है, ठीक है। उसके बाद फिर जो है गंगा हो गया, यमुना हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी, ये भी आपके सामने क्या है, बहुत ही मुख्य नदी है। गंगा, यमुना, गोदावरी, कोसी, कृष्णा, और एक दो नदी और हो सकती हैं। गोमती नदी के बारे में कई बार प्रश्न पूछ लेता है आपसे, जो कि आपके उत्तर प्रदेश में, यूपी में है, नहीं भाई, है कि नहीं है। और सरयू नदी, ठीक है, सरयू, इसके बारे में कई बार प्रश्न बनता है, सरयू हो गया। तो ये कुछ नदियां हैं, सरयू, गंगा, यमुना, गोदावरी, कोसी, कृष्णा, गोमती, इन पर बहुत प्रश्न बनते हैं आपके, इनके पूरे आप अपवाह तंत्र को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये भैया आपका क्या है, होमवर्क है। आप कहेंगे अरे सर जी आप तो होमवर्क देने लगे, बिल्कुल मैं होमवर्क देता हूं आपको। मान चलिए आप जो है क्लास 4 में पढ़ रहे हो, ठीक है, नहीं होमवर्क मिलता था, डायरी आपको मिलती थी, तो आप डायरी बनाइए, मतलब एक कॉपी बनाइए जहां पर मैं आपको जो होमवर्क दिया करूंगा, यानी कि जिसको हम टास्क बोलते हैं, वो टास्क आज आपका है कि आपको भैया ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है तैयार कर लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपका काम कर लेना भाई साहब, ठीक है, छोड़ना नहीं इसको, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। चलिए सब देखता हूं मैं, यहां से दूरबीन है मेरे पास, ऐसी मेरे पास एक AI टेक्निक आ गई है कि आप लोग काम करते हो कि नहीं करते, मेरे को सब दिखता है। चलिए आइए अब आते हैं हम सीधे आज के टॉपिक पर। टॉपिक है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल, DBIM। इसको मैंने 2 बार आज के जो है इसमें कराया हुआ है प्रश्न, ठीक है, 2 बार हो गया था तो मैंने इसको रहने दिया, ठीक है। ये पता चले आप कहोगे सर आपने एक ही टॉपिक को 2 बार क्यों पढ़ाया है, तो वो हो गया तो मैंने उसको करा दिया, क्वेश्चन चेंज कर दिया, ठीक है। चलिए, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन है आपके, जितिन प्रसाद जी हैं, याद रखिएगा इसको। कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न मंत्री जी के नाम पूछ लेता है, मंत्री जी खतरनाक आदमी होते हैं, मंत्री जी पहले वोट लेने आते हैं, फिर उसके बाद तो नहीं दिखते हैं, नहीं ऐसे होता है क्या, ऐसे ही होता है। ने 18 फरवरी को नई दिल्ली के ताज पैलेस में डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी, ठीक है, मैनुअल, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल, इसका फुल फॉर्म है, का शुभारंभ किया। यह पहल सरकारी वेबसाइटों, यानी कि जितनी भी आपकी गवर्नमेंट वेबसाइट होती हैं, सरकारी वेबसाइटों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के उपयोग को आसान बनाने के लिए शुरू की गई। यानी कि ये एक प्रकार का अपना प्लेटफॉर्म है जो कि गवर्नमेंट वेबसाइट और जो भी आपके डिजिटल प्लेटफॉर्म होते हैं उनके उपयोग को क्या करेगा, ये आसान बनाएगा। कौन, DBIM, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल ब्रांड
आइडेंटिटी मैनुअल DVIM। ठीक है, याद रहेगा। चलिए इसके आगे, डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल DBIM एक गाइडलाइन मैनुअल है जिसका उद्देश्य सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्मों पर एक समान पहचान क्या है, बनाना है। ये इसका DBIM का क्या है, मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इससे क्या होगा भैया, इससे होगा कि नागरिकों को जो भी गवर्नमेंट सर्विसेज होती हैं, यानी कि जो भी सरकारी सेवाएं होती हैं का उपयोग करना आसान और प्रभावी होगा। यानी कि गवर्नमेंट की जितने भी सर्विसेज होती हैं उनके बारे में जानकारी अगर हमें को चाहिए तो DBIM जो क्या काम करेगा, हमें उस सुविधाओं को प्राप्त करने में आसान जो है राह हमारी कर देगा। ठीक है, इस मैनुअल में लोगो, रंग पैलेट, टाइपोग्राफी, इमेजरी, ठीक है, और ब्रांड वाइज जैसी चीजों की जानकारी भी दी गई है। DBIM के साथ साथ आयोजित मुख्य सूचना अधिकारियों का सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी वेबसाइट और डिजिटल सेवाओं को और बेहतर बनाना है। यानी कि ये यहां पर एक समिट भी हुआ था। तो ये है कि भैया जो भी गवर्नमेंट वेबसाइट है, जो भी डिजिटल सर्विसेज हैं, सेवाएं हैं, उनको आसान बनाया जा सके ताकि जो भी लोग हैं, जो भी जनता जनार्दन है, वो इन वेबसाइट का उपयोग सही तरीके से DBIM के माध्यम से कर पाए। यानी कि हमारी जरूरतें इस वेबसाइटों के माध्यम से पूरी हो सके और जब हम इस वेबसाइट पर सर्च करें तो चीजें आसान हमें रहें, कठिन ना लगे कुछ। ठीक है, बात समझ आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने प्रश्न है कि बताओ भैया, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने कब नई दिल्ली के ताज पैलेस में डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल का शुभारंभ किया? 15 फरवरी, 18 फरवरी, 21 फरवरी या फिर 22 फरवरी? तो यहां पर देखो कब किया था इसका उद्घाटन, तो ये हो गया भैया आपका 18 फरवरी को। ठीक है, तो बस टिक लगा दीजिएगा फट से, किस पर, बी वाले ऑप्शन पर, बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत यहां पे? चलिए आगे नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी से क्या कर ली है? मुलाकात कर ली है। ठीक है, तो मुलाकात कर ली है तो भैया मुलाकात अगर करोगे किसी से तो कुछ ना कुछ तो कांड होगा। कांड इन द सेंस की कुछ ना कुछ जो है वादे किए जाएंगे। जब भी आप किसी से मुलाकात करते होंगे तो वादा जरूर करके आते होंगे, 7 जन्म मैं साथ निभाऊंगा, है नहीं? करके आते हो नहीं? तो यही वादा इनसे भी किया गया है कि जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आपस में मिलते हैं तो कुछ वादे, कुछ जो है संधियां, कुछ बातें होती हैं, उन्हीं बातों पर हम चर्चा करते हैं। ध्यान रखिएगा। तो जब भी कोई मुलाकात प्रधानमंत्री जी किसी से करें तो नजर लगा के रखिएगा कहां प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं और क्या चर्चा कर रहे हैं। तो वो चर्चा जो होती है वो क्या होती है? इंपॉर्टेंट होती है। वैसे हालांकि जनरल लाइफ में आप लोग दूसरों की उस पर बातों पर ज्यादा फोकस मत कीजिएगा, लेकिन अगर राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो उस पर चर्चा आपको करनी होती है। ठीक है, तो वही यहां पर पहला पॉइंट लिखा गया है कि भैया मोदी जी ने जो है 18 फरवरी को, ठीक है, अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की है, जहां दोनों नेताओं ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कई वरिष्ठ मंत्रियों के साथ बातचीत का नेतृत्व किया। कतर के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व तमीम बिन हमद अल थानी ने ही जो है किया है। और कतर, आप जानते हो कतर के साथ हमारे कई सारे प्रमुख समझौते हैं। तो भारत और कतर के बीच आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संशोधित समझौते पर प्रधानमंत्री मोदी और कतर के अमीर शेख तमीम बिन अहमद अल थानी की मौजूदगी में दिल्ली के हैदराबाद हाउस में हस्ताक्षर किए गए हैं कि भैया ये मामला है, इस पर हमें काम करना है और अब हम इस पर क्या कर रहे हैं? साइन। जैसे कि आप लोग जब किसी से मुलाकात करते होंगे तो वादा करते होंगे, नहीं भाई ठीक है अब तो हम रहेंगे साथ तुम्हारे, नहीं ऐसे करते हो? बस वही बात है। चलिए, कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी ने 2 दिवसीय राजकोषीय दौरा पर भारत आ रहे हैं। और अगर हम बात कतर की कर लेते हैं तो कतर के बारे में आप जानते हो, कतर की राजधानी भैया आपका दोहा है। ये देखिए यहां पर पेरिसियन गल्फ भी है बगल में, यहां पर सऊदी अरेबिया है, दूर ओमान है, इसके जस्ट बगल में यूएई है। ठीक है, ये आप जो है थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। और देखिए छुटकू सा बीच में है दोहा आपके, ठीक है, यहां पर कतर है। चलिए, कतर की राजधानी दोहा है भैया, मुद्रा रियाल है इसकी। और इसके दक्षिण में जहां सऊदी अरब है वहीं से तीनों फारस की खाड़ी है भैया। तीनों तरफ से क्या है? इसके फारस की खाड़ी है तीनों तरफ से। देखो भैया है कि नहीं है फारस की खाड़ी? ठीक है, और दक्षिण में क्या है इसके? सऊदी अरब है। ठीक है, ये देखो आप यहां पर सऊदी अरेबिया यहां पर जो है देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, एक तेल समृद्ध राष्ट्र के रूप में कतर दुनिया का दूसरा समृद्ध देश है। कतर अपने आप में समृद्ध भी है और तेल के मामले में आप जानते होंगे, ठीक है, तेल के मामले में क्या है? खतरनाक देश है ये अपने आप में भाई साहब। ठीक है, अच्छा तेल से एक बात और याद आ गई,
अभी अमेरिका चाह रहा है ना भाई कि हमारे यहां से तेल लिया जाए। वैसे सबसे ज्यादा जो हम लोग जो है क्या कहते हैं, कुछ चीजें लेते हैं, हथियार, तेल नहीं हथियार, वेपन्स जो हम लोग सबसे ज्यादा मंगाते हैं वो हम मंगाते हैं हम लोग रूस से। ठीक है, अभी जब बैठक हुई थी, ठीक है, श्री 1008 ट्रंप जी से, तो वहां पर क्या हुआ था, वहां पर ट्रंप जी ने कहा था भाई देखो ऐसा है ना, तुम ना मंगाते यार बहुत हो वहां से हथियार। मोदी ने कहा सजी मंगाता हूं, तो ट्रंप ने कहा यार तुम ना रूस से बड़ी नजदीकी हो, दोस्त खास हो उसके, तुम वहां से यार बड़े हथियार मंगाते हो। तो उन्होंने कहा हाँ जी मंगाता तो हूं, रूस तुम्हारा बड़ा मित्र है पुराना और बहुत टाइम पहले से है। तो ट्रंप जी तो खतरनाक बिजनेस आदमी, उन्होंने कहा नहीं तो ठीक है, आप एक काम करो मोदी जी, आप वहां से मंगा लो, थोड़ा सा मेरे से मंगा लो। तो मोदी ने कहा ठीक है, अगर आप हमारे मित्र हैं तो मैं आपसे मंगाऊंगा। और इसी परिप्रेक्ष्य में रक्षा समझौतों पर जो है चर्चा हुई, किसके साथ में, डोनाल्ड ट्रंप जी के साथ में। और उसी परिक्षेत्र में एक लड़ाकू विमान देने की बात कही गई थी। वो विमान का नाम क्या है भाई साहब, जरा मुझे बताओ। उसको हमने आपको 2 दिन बताया है, अगर आपको याद हो तो बताओ। डोनाल्ड ट्रंप जी ने रक्षा समझौते के तहत कौन सा चीज, यानी कौन सा ऐसा वेपन या कौन सा ऐसा यान या वायुयान या जो भी मिसाइल है वो भारत को देने की घोषणा की थी, जरा मुझे उसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताओ भैया आप लोग प्रश्न इसमें से कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है, यानी कि राइट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नंबर 1, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कतर के अमीर तमीम बिन हमद अल थानी से मुलाकात की। बिल्कुल सही बात है, वही है एग्जैक्ट, ये हो गया सही। कतर की राजधानी दोहा है, बिल्कुल सही बात है। करेंसी यहां की क्या है, रियाल है, यह भी जानते होंगे। दूसरा समृद्ध देश भी है, यह भी जानते होंगे आप। ठीक है, तो 1 और 2 दोनों कथन हो जाएंगे सही, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डीबीआईएम का उद्देश्य वही जो भी हमने आपको बताया था, सरकारी वेबसाइटों का अच्छे से इस्तेमाल करना और बाकी चीजें करना ताकि आम जनमानस को इसका फायदा मिल सके, वही पॉइंट यहां पर दिया है। और मुख्य सूचना अधिकारियों की बैठक भी हुई और इस बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और अन्य सरकारी मंत्रालयों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए हैं। और इसके बारे में जब जस्ट हमने आपको बताया तो ज्यादा इसमें बताने की आवश्यकता नहीं है। ये प्रश्न दरअसल 2 बार हो गया था। ठीक है, और 18 फरवरी को दरअसल इसका उद्घाटन किया गया है, किसका, डीबीआईएम का। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, और सेम एज पॉइंट वही है, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं है आपको, लेकिन प्रश्न इस पर हमने आपको क्या कर दिया, बदल दिया है। ठीक है, नंबर 1, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। ठीक है, नंबर 1, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री कौन, पीयूष जो है गोयल ने 18 फरवरी को नई दिल्ली के ताज पैलेस में डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल का शुभारंभ किया। बिल्कुल सही बात है, बताओ सही बात है क्या, नहीं भाई, छोटी सी मिस्टेक इसमें दी गई है। क्या लिखा हुआ है कि केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने, ना पीयूष गोयल ने नहीं की बाबू, किसने की, इन्होंने की। कौन नाम है इनका, जो है जो आपके जितेंद्र प्रसाद जी, ऐसा इसमें नहीं दिया, जितेंद्र प्रसाद जी, जितेंद्र प्रसाद ने जो है किया है। ठीक है, तो भैया इसको क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा आपका रॉन्ग। ऐसे ही छोटी सी मिस्टेक जो है कर देगा और आप जो है वहां पर गलती करके चले आएंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई प्रश्न वहां पर एग्जाम में आप पढ़ें, बहुत ही तल्लीनता के साथ, बहुत ही धैर्यपूर्वक आप अपने प्रश्नों को वहां पर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल ब्रांड आइडेंटिटी मैनुअल, जिसको हम लोग डीबीआईएम बोलते हैं। एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन मैनुअल है, जिसका उद्देश्य सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एक समान पहचान बनाना है। बिल्कुल सही बात है, ये तो हमने आपको कराया है। तो क्या पूछा था, कौन सा कथन सही नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा था, कौन सा सही नहीं है। तो भैया कौन सा सही नहीं है, 1 वाला सही नहीं है, 2 वाला आपका सही हो जाता है। तो 1 वाला सही नहीं है, तो कूट में देखो केवल 1 कहां पर है, यहां पर केवल 1 है। बस इसके सामने वाला जो भी गोला यहां पर दिया गया होगा उसको ऐसे ऐसे करके क्या करना है, आपको फिल कर देना है भैया। ठीक है, अच्छा गोले से एक बात याद आ गई, कई बार अभी जो टेस्ट हमारे चल रहे हैं पीसीएस वाले फाउंडेशन बैच में, वहां पर मैं देख रहा हूं कि कुछ स्टूडेंट्स जो है, जो ये सर्कल है ना, जैसे ब्लैक जैसे रेड है, ये माना कि ये हो गया सर्कल। ठीक है, अब इनको कोई वो फिल करना है, इसमें क्या कहते हैं, गोला। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे ऐसे करते हैं फिल, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे करके और ऐसे छोड़ देंगे, इतना करेंगे, ऐसे छोड़ देंगे। ये भैया रॉन्ग मेथड है आपका। ठीक है, गोले को आपको एकदम सटीकता के साथ सही से फिल करना है,
तभी आपको नंबर मिलेंगे, अन्यथा नंबर आपको जो है नहीं मिलेंगे। ये पूरा आपको सर्कल करना होगा अच्छी तरीके से, ठीक है। एक भी पॉइंट जो है आपका गलत ना होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि जो है आप गलती करके चले आओ और आपकी जो पेन होनी चाहिए वो इस गोले से जो है बाहर भी नहीं जानी चाहिए, ठीक है। ये भी आपको क्या करना है, ध्यान देना। इस तरीके से आपको प्रॉपर जो है आपका सर्किल क्या करना है, आपको फिल करना है, कहीं पर भी स्पेस ना दिखे, ठीक है। इसीलिए एक जो मोटी वाली पेन आती है ना, बाल पेन, उसको आपको लेके जाना है इस तरीके से, अच्छे तरीके से, कहीं से कोई सी भी चीज जो है आपको यहां पर दिखे ना, है ना, अच्छे तरीके से, ठीक है। चलो, तो अच्छे से आपको फिल करके आना है, इस तरीके से फिल करके नहीं आना है। ये तरीका आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो यहां पर केवल एक कथन गलत है, बस आपका ये वाला क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलो भाई साहब आगे। नंबर कैंसर पर चेतावनी। ये अभी WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक चेतावनी दी है कि भैया देखो ऐसा है, जो भी लोग ये जो क्या कहते हैं ड्रिंक करते हैं, ठीक है, उनको कैंसर होने का कॉज बहुत ज्यादा होता है। और अभी हालिया अध्ययन से जो बात सामने आई है उसमें ये बात सामने आई है भाई कि जो भी लोग ड्रिंक करते हैं अर्थात जो शराब का सेवन करते हैं किसी प्रकार से, यानी कि अल्कोहलिक अगर वो हैं, तो उनको कैंसर होने के खतरे हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा जो है एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने के लिए डेटा जो है जारी किया है WHO ने कि भाई ऐसा है, अगर आप ड्रिंक करते हैं तो प्लीज ना करें, ठीक है। और धूम्रपान की बात ही, चाहे धूम्रपान हो आपका, चाहे कोई अन्य नशा हो, आपको नहीं करना है। मैं अक्सर कहता हूं नशा अगर करना है ना तो ऐसा नशा करो, जीवन में ऐसा नशा करो कि जो जिंदगी भर ना उतरे आपसे, एकदम 24 घंटा आपके दिल दिमाग में उतरा रहे, ऐसा नशा। आप कहेंगे सर जी यूं कौन नशा है? यूं नशा है आपकी पढ़ाई का, आपके आगे बढ़ने का, ईश्वर से भक्ति का, अल्लाह से भक्ति का, परमात्मा परमपिता परमेश्वर से भक्ति का, गॉड से भक्ति का, ठीक है। और सेवा धर्म का नशा जो है मानवता का नशा, कणवंतो विश्वमार्यम का नशा, वसुधैव कुटुंबकम का नशा, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः, क्या ये नशा अपने जीवन में पालिए। नशा अपने पढ़ाई को लेकर अपने मन में पालिए, जुनून जिद जिसको हम कहते हैं, ये नशा अगर आपके भीतर है, आप ध्यान रखिएगा, इतिहास के पन्नों में आपका नाम दर्ज हो जाएगा। यह नशा अपने भीतर रखिए, किसी अन्य नशा पर फोकस मत कीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के ज्यादा सेवन को लेकर चेतावनी जारी कर दी कि भैया अगर ज्यादा खाएंगे पिएंगे तो मामला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, आपको क्या, कैंसर, ठीक है। इसको लेकर भारत की कुछ एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अल्कोहल के अत्यधिक सेवन से कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। कौन सी कॉमन सी बात है, ठीक है, ठीक है। WHO अल्कोहल को एक विषैला, मनोवैज्ञानिक और लत पैदा करने वाला पदार्थ मानता है, जिसे इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने 10 को पहले ग्रुप फर्स्ट कार्सिनोजन के रूप में वर्गीकृत किया था। अच्छा, इस पे ना मेरे रिलेटिव हैं एक, मैं नाम नहीं लूंगा, उनकी रिसर्च चल रही है बेसिकली जो है इन्हीं सारी चीजों पर, तो कई बार चर्चा मुझसे हो रही थी। और मेरे भाई हैं वैसे, तो उन्होंने, उनकी केमिस्ट्री पे रिसर्च है, बायोकेमिस्ट्री पे भी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि अल्कोहल से जो है, मतलब अल्कोहलिक अगर आप हैं तो कैंसर नहीं होता है। उनकी रिसर्च इस पे चल रही है ना। IIT खड़गपुर से पढ़े हुए हैं और जो है, तो भैया ने मेरे कहा कि नहीं यार ऐसा नहीं होता है, कैंसर से जो है मतलब ये अल्कोहल से कैंसर नहीं होता है। अभी WHO की रिपोर्ट आई हुई है, तो मैं उनको दिखाऊंगा कि थोड़ा सा अपने रिसर्च में क्या करें, संशोधन कर लें थोड़ा सा, इस कहीं ना कहीं मामला गड़बड़ है। वैसे तो रिसर्च नहीं आई थी, उसके पहले भी नॉर्मल सी बात है कि भाई अगर आप अल्कोहलिक हैं तो कैंसर कॉज होने का जो है खतरा रहेगा। लेकिन अब मेरे सामने डेटा आ गया भाई WHO का, इनको भेजूंगा, अपने रिसर्च में थोड़ा सा क्या करें, चेंज करें। जो भी लोग अल्कोहलिक पर रिसर्च कर रहे होंगे ध्यान कीजिएगा, ठीक है। ये सब चीजें बहुत गहन अध्ययन का विषय होती हैं। कई बार जब हम रिसर्च करते हैं तो हमें लगता है नहीं, कई बार लगता है कि यार ये जो पॉइंट लिखा है ना, इसको हमको काट करना, इसकी हमके काट निकाली, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कई बार जो चीजें होती हैं वो हमें वैसे ही दिखाई देनी चाहिए जैसी हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है कि यह पदार्थ, ठीक है, जो ग्रुप फर्स्ट का संयोजन है, कैंसर पैदा करने के सबसे बड़े खतरों में से एक है, जैसे एस्बेस्टोस, रेडिएशन और तंबाकू भी आप जानते होंगे ना, माउथ कैंसर एंड अदर प्रकार के कैंसर को कॉज करता है, ठीक है। चलिए, अल्कोहल को एक प्रसिद्ध कार्सिनोजन माना जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो वैश्विक स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालता है। अब इस पर जो है, इस टॉपिक पर रिसर्च करनी चाहिए। WHO के अनुसार दुनिया भर में कैंसर के मामलों का लगभग 4% अल्कोहल के सेवन के कारण हुआ है।
हाल ही में लेजेंड पत्रिका में प्रकाशित एक अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में 2020 में लगभग 62,000 नए कैंसर के मामले जो है अल्कोहल के सेवन से आए हैं। देखो ये मामला, अगर अल्कोहल से कैंसर नहीं होता है तो भैया ये रिसर्च जो है झूठी है, फिर इसका मतलब तो ये हो गया। तो कहीं ना कहीं अल्कोहल से कैंसर होता है, जहां पर ये डेटा आपके सामने दिया गया कि 62,000 समथिंग जो है मरीज पेशेंट जो है कैंसर के आए हुए हैं। ठीक है, चलिए और एक बात जो एक दिन मैं पहले कह रहा था कि ये जो आप छिड़कते हो ना परफ्यूम वाला, ठीक है, बॉडी स्प्रे मत छिड़का करो, इससे भी स्किन कैंसर होने का कॉज रहता है। भाई साहब बचे रहना, अगर कभी शौक होगा महकने का तो अपने अपने क्लॉथ्स पे, अपने कपड़ों पर छिड़किएगा, कभी भी वो उसका जो लिक्विड हो वो आपके बॉडी से टच ना होने पाए, प्लीज इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, नहीं तो स्किन कैंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नाउ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में अल्कोहल युक्त पेय पदार्थों के ज्यादा सेवन को लेकर चेतावनी जारी की है। इस संदर्भ में लिखित कथनों में कौन सा सी कथन सही है, यानी कौन सा राइट है? नंबर 1, WHO अल्कोहल को एक विशेष मनोवैज्ञानिक और लत पैदा करने वाला पदार्थ मानता है। बिल्कुल सही बात है, एक बार जहां घुट्ट मारी बस हो गया कल्याण। ठीक है, तो ये अपने आप में क्या हो जाएगा, लत पैदा करता है। दूसरा, अल्कोहल को एक प्रसिद्ध कार्सिनोजन माना जाता है जो वैश्विक स्वास्थ्य पर बड़ा असर डालता है। बिल्कुल सही बात है, तो 1 और 2 दोनों कथन क्या हो जाएंगे, आपके लिए सही हो जाएंगे, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए रामकृष्ण परमहंस जी की भी जयंती मनाई गई। आप जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी के जो है गुरु थे, और जो है इनकी वजह से ही विवेकानंद आज विवेकानंद के रूप में जाने जाते हैं। बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। ठीक है, बचपन में पापा मतलब इनके पिताश्री एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने काफी अच्छा काम किया आगे। ठीक है, तो 18/5 को जो है रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती मनाई जाती है, और रामकृष्ण परमहंस के आध्यात्मिक विचारों ने न केवल स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्तित्वों को प्रेरित किया, बल्कि पूरे राष्ट्र पर जो है इसका अपना गहरा प्रभाव डाला। जो भी ऋषि संत महात्मा होते हैं उनके वाणी, उनके तेज में एक अलग ही प्रकार का जो है जोश होता है, और निश्चित तौर पर समाज में एक नया जो है परिवर्तन देखने को मिलता है। तो रामकृष्ण परमहंस का जन्म 18 फरवरी 1836 को बंगाल प्रांत स्थित जो है कामारपुकुर गांव में हुआ था, और इनके बचपन का नाम गदाधर था। पिताजी का नाम खुदीराम और माताजी का नाम चंद्रा देवी था। 16 अगस्त 1886 में श्रावणी पूर्णिमा के अगले दिन प्रतिपदा को जो है प्रातः काल में रामकृष्ण जी का जो है देहांत हो गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में। रामकृष्ण परमहंस पर टिप्पणी लिखने के लिए भैया आप आ सकता है। ठीक है, रामकृष्ण परमहंस पर आपके हिस्ट्री में, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, क्या रामकृष्ण परमहंस, इन पर जो है आपके क्वेश्चन जो है शॉर्ट नोट्स जो है आपके एग्जाम में आ सकता है। इसको आप लोग क्या करिएगा, याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अच्छा, हाँ प्रश्न बताओ आप लोग कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो रामकृष्ण परमहंस की जयंती 18 फरवरी को होती है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पढ़ा। विवेकानंद जी की जयंती 12 जनवरी को होती है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती 12 अप्रैल को होता है, बिल्कुल सही है। सही है? नहीं है। क्या होती है? 14 है, इनकी जयंती 14 अप्रैल है, 16 अप्रैल है या 18 अप्रैल है? कौन है इनमें से, जरा मुझे कमेंट करके बताइएगा। लेकिन फिलहाल 12 अप्रैल तो नहीं है। बताओ 14 अप्रैल है, 16 अप्रैल है, 18 अप्रैल है, क्या सही है? ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती 23 जनवरी को मनाई जाती है, और इनकी जयंती को हम लोग पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस आपके एग्जाम के लिए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिटेल्स में आप लोग पढ़ लीजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, दोनों व्यक्तित्वों के बारे में आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। प्री प्लस मेंस परीक्षा दोनों में जो है इनके ऊपर प्रश्न आता है, और इनके जो इंपॉर्टेंट कोटेशन होंगे वो भी नोट कर लीजिएगा आप लोग। इनके इंपॉर्टेंट कोटेशन को आप लोग जो है निबंध में अपने नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में डिटेल्स में आप लोग एक बार जानकारी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आज ही पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखो मेरे साथ अगर काम करते चलोगे ना तो आपको जबरदस्त फायदा मिलेगा। ठीक है, लेकिन जो मैं कहा करूं उस पर आपको काम करना है, बस ये बात आपको ध्यान देनी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भाई साहब अभी चर्चाओं में है, और चर्चाओं में इसलिए क्योंकि फरवरी 2025 में जो है इसने अपने 9 साल पूरे कर लिए। 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत होती है, और अभी जो है फरवरी में 9 साल इसके हो गए हैं पूरा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नाम से ही आप समझ सकते हैं कि भाई इसमें बेसिकली क्या होता होगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में शुरू की गई यह योजना अप्रत्याशित प्राकृतिक खतरों के कारण होने वाले फसल नुकसान के लिए एक व्यापक जो है ढाल प्रदान करती है। यानी कि अगर आपने अपने फसल का बीमा करा रखा है और अगर कोई प्राकृतिक आपदा ऐसी आती है तो उसमें जो है आपको, जैसे हम लोग
अपना बीमा कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से फसलों का बीमा भी होता है, तो इससे किसानों को फायदा होता है। यहां पर आप इसके बारे में कुछ पॉइंट जो है यहां पर देख पा रहे होंगे। ये इमेज आप लोग अच्छे तरीके से क्या करिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। इस इमेज को आप चाहें तो बना सकते हैं, कहां पर, अपने जो है किसमें, अपने जो है कॉपी में, ठीक है। अचीवमेंट लिखा है इसमें, क्या लिखा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा अचीवमेंट्स। यहां पर टोटल काम साफ लिखा हुआ है, ठीक है। 20% ग्रोथ ऑफ फार्मर, एनरोलमेंट नंबर, ये इतने लोग जो है एनरोल हुए हैं इसमें, ठीक है। सम इंश्योरेंस ऑफ इतना करोड़ रुपए का, तो ये डेटा आप चाहें तो यहां पर आराम से आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ठीक है। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल, ठीक है, ने जनवरी 2025 में 69,515.71 करोड़ रुपए के कुल बजट के साथ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को वर्ष 2025-26 तक के जारी रखने की मंजूरी दे दी। यानी कि अब 2025-26 तक जो है ये चलेगा, बंद नहीं होगा फसल बीमा योजना, ठीक है। चलिए आगे, अब आगे है कि क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए फसल बीमा जोखिम को कम करने का एक अहम उपाय है। ध्यान दीजिएगा, जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं होती हैं, इन टॉपिक से न सिर्फ आपके प्री में प्रश्न पूछे जाते हैं, बल्कि मुख्य परीक्षा में नोट्स भी लिखने के लिए आपके एग्जाम में आता है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। इसका मकसद ओलावृष्टि, सूखा, बाढ़, चक्रवात, भारी और बेमौसम बारिश, बीमारी और कीटों के हमले आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुई फसल हानि या क्षति से पीड़ित किसानों को वित्तीय सहायता जो है क्या करना है, प्रदान करना है। यही क्या है, यही है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। अगर आप भी, आपके यहां भी खेती होगी, अगर आप भी अपनी खेती का बीमा कराना चाहते होंगे तो करा लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहां पर प्रधानमंत्री बीमा योजना के बारे में कुछ ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसको भी आप लोग क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इस योजना से होने वाले मुख्य लाभ दिए गए कि कौन कौन से इसके लाभ होंगे, डिटेल्स में आप लोग पीडीएफ में इसको पढ़ लीजिएगा। हेडिंग में आपको सामने बता दे रहा हूं कि इससे किफायती प्रीमियम जो है इसको मिलेगा इसमें, ठीक है। किफायती प्रीमियम होगा, व्यापक कवरेज प्रदान करेगा आपको, ठीक। अब ये सब डिटेल्स में जानकारी आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे तरीके से, ठीक है। समय समय पर मुआवजा आपको मिलता रहेगा भैया, बीमा अगर आपकी हो गई है। प्रौद्योगिकी संचालित कार्यान्वयन होगा इसमें। तो ये कुछ पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब अगर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पर प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है तो बहुत बढ़िया बढ़िया पॉइंट आप यहां से उठा के अपने कॉपी में क्या करिएगा, टेप दीजिएगा, मतलब कि कॉपी पेस्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इसलिए मैं बहुत डिटेल्स में कराता हूं। अब इतने पर भी अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो कभी खुश नहीं रहेंगे, ठीक है। चलिए, और प्लीज लाइक जरूर करिए भाई, यही मेरी गुरु दक्षिणा है, ठीक है। इतने लोग देखते हो, ठीक है, तो कम से कम लाइक तो एक बार बनता है, ठीक है। चलिए, अब जोखिम कवर कैसे होगा, उपज हानि फसलें जो होंगी खड़ी फसलों पर होगी। इसमें पॉइंट लिखा गया है कि भाई प्राकृतिक आग, बिजली, तूफान, ओलावृष्टि, बौंडर, बाढ़, भूस्खलन, कीट रोग, सूखा आदि जैसे गैर रोकथाम वाले जोखिमों के तहत आने वाली उपज हानि के मामलों में सरकार यह बीमा सुविधा प्रदान करती है। बुआई रोकना, ऐसे मामले भी सामने आ सकते हैं जहां अधिसूचित क्षेत्रों के अधिकांश किसान बुआई करना चाहते हो, ऐसे मामलों में उन्हें खर्च वहन करना पड़ता है और प्राकृतिक और प्रतिकूल मौसम होने के चलते बीमाकृत फसलें बोने से प्रतिबंधित कर दिया जाता है। इसके बाद ही किसान बीमा राशि के अधिकतम 25% तक क्षतिपूर्ति दावे के पात्र बन जाएंगे। तो ये कई पॉइंट हैं जोखिम कवर कि अगर भाई अगर मामला डेंजर है तो कैसे आपको फायदा मिलेगा, ये पॉइंट भी यहां पर दिया गया है डिटेल्स में। फसल के बाद नुकसान, एक पॉइंट यह भी है। अस्थानीकृत आपदाएं अगर आती हैं तो क्या होगा, तो ये सारे पॉइंट आप लोग डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट आपसे पूछा है। नंबर 1, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में के फरवरी 2025 में 9 साल पूरे हो गए हैं। बिल्कुल सही बात है, 9 साल भैया पूरे हो गए हैं और 2025-26 तक के लिए इसको बढ़ा भी दिया गया है, ठीक है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा, इसकी शुरुआत 2020 में होती है, नहीं, जब 9 साल पूरे हो गए हैं तो 2020 में कैसे होगा, 100 ही नहीं उठता है, तो 9 साल मतलब 16 में, 16 9 25 है ना। तो भैया यहां पर होना चाहिए था 2016, तो ये हो जाएगा आपका रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि केवल 2 आपका क्या है, गलत है। तो बी इज द राइट आंसर, बस हो गया काम, ठीक है। चलिए, चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, अभी मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में दरअसल ज्ञानेश कुमार को नियुक्ति प्रदान की गई है। आप जानते होंगे मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करते हैं। और भारत में निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक जो है क्या संस्था है, और आर्टिकल 324 है ना, जानते होंगे आप लोग, कई बार आपके एग्जाम में आता है। कौन सा आर्टिकल नंबर जो है आपका 324, आर्टिकल नंबर 324 भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में जो है प्रावधान करता है। इसमें कई सारे प्रावधान इसमें दिए गए हैं, ठीक है।
ये यहां पर आप देख पा रहे हैं गणेश कुमार जी हैं और ये सिद्धू जी हैं, ठीक है, सिद्धू जी हैं। चलिए, तो ये अभी चर्चाओं में है और हरियाणा के मुख्य सचिव विवेक जोशी को ज्ञानेश कुमार की पदोन्नति के बाद चुनाव आयुक्त नियुक्त कर दिया गया है, ठीक है। और ज्ञानेश कुमार 1988 केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं ये, और पहले वह संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव के पद पर जो है कार्य कर चुके हैं, ठीक है। और सहकारिता मंत्रालय के मंत्री कौन है, मतलब सहकारिता मंत्री कौन है, तो अमित शाह जी हैं। उन्होंने 15 मार्च 2024 को चुनाव आयुक्त के रूप में कार्यभार संभाला और वे उत्तराखंड कैडर के सुखबीर संधू के साथ चयन पैनल द्वारा नियुक्त 2 आयुक्तों में से एक थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का कार्यकाल 26 जनवरी 2029 को समाप्त हो जाएगा, ठीक है। इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 6 साल या 65 वर्ष, ठीक है। दोनों में से जो भी पहले होगा उनका कार्यकाल चुनाव आयुक्तों का इतने तक होता है। पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नोट भैया जी लोग जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, निर्वाचन आयोग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो निर्वाचन आयोग क्या है, एक अस्थायी निकाय है, संवैधानिक निकाय है, आप जानते होंगे। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने हेतु किया जाता है। आप जानते होंगे निर्वाचन आयोग जो है लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्य विधानमंडलों का जो है चुनाव कराता है, यानी कि विधानसभा, विधान परिषदों का भी, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है वो किसका इलेक्शन कराएगा, राज्य निर्वाचन जो आयोग होगा वो आपका नगर पालिका, नगर निगम का स्थानीय निकाय का जो आपको चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है। यहां पर कई बार कंफ्यूजन होता है भैया जी लोग, इसको प्लीज आप लोग भूलिएगा नहीं, ठीक है, याद रख लीजिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। चलिए, संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, देखिए, ठीक है, संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए जो है ये काम करता है, ठीक है। निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों से मिलकर बना होता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, अभी हमने आपको बताया ही। और मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल या अन्य आयुक्तों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष तक जो ही पहले हो, ठीक है। चलिए, अब हाल ही में किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया, बताओ, राजीव कुमार, ज्ञानेश कुमार, विवेक जोशी या फिर विवेक कुमार, जल्दी बताओ। ये हो जाएगा आपका कौन सा, बी, ज्ञानेश कुमार, ठीक, याद रहेगा। चलिए, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ये अभी चर्चाओं में है और शायद आप लोग इसको पहली बार संभवतः सुन रहे होंगे। तो हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से पशुधन क्षेत्र में सार्वजनिक निजी भागीदारी, यानी कि जिसको हम लोग पीपी बोलते हैं, पीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए रोड मैप जो है क्या के लिया है, तैयार कर लिया है, ठीक है। और अभी अब चूंकि चर्चाओं में है तो हम विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के बारे में थोड़ा सा जानकारी भी ले लेते हैं। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करते हैं तो इसकी स्थापना होती है 1924 में। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, मुख्यालय इसका पेरिस फ्रांस में है और भारत सहित इसमें जो है 183 सदस्य देश जो है शामिल हैं। ये पॉइंट आपके लिए क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको आप लोग क्या करिएगा, अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है, कौन सा एक ऐसा युग्म है जो सही सुमेलित नहीं है। नंबर 1 आपका विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन 1924 में इसकी स्थापना होती है, बिल्कुल सही बात है। WHO की स्थापना 1948 में होती है, बिल्कुल सही बात है। ISC की स्थापना 2014 में होती है, बिल्कुल सही बात है। WTO की स्थापना 1995 में होती है, बिल्कुल सही बात है। तो फिर गलत कौन है भाई, अगर सारे सही हैं तो गलत कौन है, गलत आपका है भैया जी, बाबूजी लोग, सी यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 2015 में होती है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भैया गलत, तो सी इज द राइट आंसर, ये गलत है आपका। और ISA का मुख्यालय कहां पर है, गुड़गांव में है आपके, ठीक है, याद रहिएगा, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे, सी इज द राइट आंसर। नाउ प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना भी इसको बोलते हैं हम लोग, और केंद्र ने प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान PM आशा योजना को भी 2025-26 तक के लिए जो है जारी करने का प्रावधान जो है अभी कर दिया है, फरमान जारी कर दिया है। इस योजना के तहत आप जानते होंगे जो आपकी अरहर है, ठीक, अरहर, उड़द और मसूर की 100% खरीद सुनिश्चित करने का ऐलान कर दिया है सरकार ने, ठीक है भैया, हम खरीदेंगे, ठीक है। और इससे देश में दालों के उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और आयात पर जो है निर्भरता कम होगी। सिंपल सी बात है, अगर सरकार इसको खरीद लेती है तो उत्पादन बढ़ेगा कि भाई सब किसान चाहेंगे भैया अगर सरकार खरीद लेती है तो हम भैया उसका उत्पादन करेंगे। और आप जानते होंगे कि ये जो अरहर का और जो उड़द है ना, खासकर अरहर,
इसका उत्पादन बहुत कम हो गया है। जैसे हमारे क्षेत्र में उधर गोंडा बहराइच बलरामपुर साइड में अरहर पहले बहुतायत मात्रा में होती थी। जो डिस्ट्रिक्ट बहराइच है, जहां पे मेरा घर प्रॉपर बना हुआ है, हमारे बगल में दाल मिल बनी हुई, बहुत बड़ी मिल बनी हुई है, और मेरे आंखों के सामने वो चलती थी। फिर उसके बाद जो है क्या हुआ, वो खत्म हो गई। बहुत बड़ा एरिया दाल मिल का था, मतलब कहते हैं कि यहां से बहुत बड़े स्तर पर जो है वैश्विक लेवल पर जो है यहां से क्या कहते थे, दालों को भेजा जाता था। लेकिन वो मिल फिर बिक गई, बाद में गिर गई और उसमें प्लाटिंग हो गया। आजकल लोग उसमें घर बना के रहते हैं। तो दाल के पैदावार हमारी तरफ बहुत होता था, लेकिन अब नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता है। बहराइच दाल के मामले में बहुत फेमस था, लेकिन अब नहीं है। और जो ये नील गाय और अन्य जो जानवर होते हैं वो भी एक बड़ा मुख्य कारण भी बन गए हैं आजकल की। भैया जो है क्या है, ये अब जो है खेतों में आते हैं। और इसका प्रमुख कारण क्या है? प्रमुख कारण यह है कि बढ़ती हुई आबादी, जो इनके जंगल हुआ करते थे, जो इनके घर हुआ करते थे, हमने इनको काट दिया, उनको जलावनी लकड़ी के रूप में उसका प्रयोग कर लिया, या हमने उसकी इमारती लकड़ियां बना ली, या हमने उसको काट करके अपना खेत या घर बना लिया। तो अब वो जाए तो जाए कहां बेचारे? तो वो अरहर के खेत वगैरह में जाते हैं और वहां पर जो है नुकसान करते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इससे क्या होगा? तो उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा अगर सरकार अरहर, उड़द और मसूर की दालों को खरीदती है। तो क्रियान्वयन जो इसका मंत्रालय है इस पूरे योजना का, वो है आपका केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। एक बात ध्यान रखिए, कई बार क्रियान्वयन जो मंत्रालय होता है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि भैया जो क्रियान्वयन मंत्रालय है वो केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय है, याद रखिएगा। अब इस योजना की शुरुआत की अगर बात करते हैं हम लोग, तो इस योजना को 2018 में जो है क्या किया गया था, शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा इस पॉइंट को भी आप लोग। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताओ कि प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की शुरुआत कब की गई थी? तो 2014, 2015, 2016, 2018 कब शुरू की गई थी? 2018 में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। नाउ नेक्स्ट, भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका। अभी आप जानते होंगे द्वारिका नगर श्री कृष्ण ने जो है बनाया था। इस पर हमने एक आर्टिकल भी बहुत अच्छा सा बनाया है, आप इसको देख लीजिएगा। तो अभी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, यानी कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, इसने द्वारिका नगरी को समुद्र में खोजने पर जो है काम करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए चर्चाओं में है। और द्वारिका आप जानते होंगे जो 4 धाम है हमारे देश के, उन 4 धामों में से एक धाम जो है आपका द्वारिका है। ठीक है, द्वारिकापुरी, जो कि आपका गुजरात स्टेट में जो है पड़ता है, आप सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, उत्तराखंड में एक है आपका, एक बाकी जो है एक गुजरात में है 2, और एक उड़ीसा में है एक स्थान। बाकी एक चौथा कौन सा है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, 4 धाम है। और आदि शंकराचार्य ने जो है इसकी स्थापना की थी, 4 मठ स्थापित किए थे, और इन मठों की स्थापना के साथ जो है वहां पर शंकराचार्यों की नियुक्ति की थी, जो कि 4 प्रमुख शंकराचार्य देश में हमारे जाने जाते हैं। हालांकि अब तो बहुत सारे शंकराचार्य हो गए हैं, लेकिन मुख्यतः जो है 4 मुख्य शंकराचार्य इन चारों जो है स्थानों के मठों के होते हैं। ठीक है, तो इसमें कई सारे पॉइंट आपके दिए गए हैं। ठीक है, और जो एसआई के जो अतिरिक्त महानिदेशक हैं प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के जो है तत्वाधान में जो है 18 फरवरी को द्वारिका तट पर पानी के नीचे खोज जो है शुरू की गई है। ठीक है, द्वारिका नगर। एसएसआई के अनुसार इस अन्वेषण के माध्यम से द्वारिका नगरी के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक साक्ष्य को जुटाया जाएगा। पहले भी इस पर काम हो चुका है, लेकिन दोबारा से पुनः से इस पर काम शुरू हो रहा है, और इससे जो है काफी कुछ जानने को मिलेगा, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो कई सारे पॉइंट यहां पर दिए गए, आप लोग उसको डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। अंडर वाटर पुरातत्व विंग जो एक है, ठीक है, इन्होंने 1980 के दशक से पानी के नीचे पुरातात्विक अनुसंधान में सबसे आगे रहा है। ये 2001 से विंग वंगाराम द्वीप लक्षद्वीप, महाबलीपुरम तमिलनाडु, द्वारका गुजरात और लोकतक झील मणिपुर और एलिफेंटा द्वीप महाराष्ट्र जैसे स्थलों पर भी इन्होंने जो है अन्वेषण ये जो है कर रहा है। कौन? ये जो अंडर वाटर पुरातत्व विंग है अपने आप में। ठीक है, ये कर रहा है। इसके पहले भी 2005 में भी इसने जो है 2005 से 2007 तक द्वारका में अपतटीय और तटवर्ती खुदाई की थी। ठीक है, और कई सारे पॉइंट यहां पर दिए गए हैं कि कब कब कहां पर कब कब खोज की गई है। ठीक है, तो पहले भी वहां पर कुछ जो है बर्तन मिले थे, एक दीवार जो है राजमहल की मिली हुई थी, तो कई खोज जो है हुई है, लेकिन अभी भी इस पर रहस्य जो है बरकरार है। तो उस रहस्य से पर्दा उठाने के लिए जो है अभी सरकार जो है इस पर काम कर रही है। एसआई जो है यानी कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण जो है आपका डिपार्टमेंट, वो जो है इस पर काम कर रहा है। तो देखते हैं इस पर क्या कुछ चीजें सामने आपकी आती हैं, इसको आप लोग डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है, जो लोग भगवान कृष्ण और इस पर जो है उंगली उठाते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, उनको इस बात सोचनी चाहिए कि जो पुराणों में जो बातें लिखी गई हैं, जो बातें हमारे इतिहासकारों ने लिखी है, वो गलत नहीं है। दिक्कत ये हुई कि कहते हैं ना, सृष्टि का आदि और अंत होता रहता है,
तो कई बार प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, सिंधु घाटी सभ्यता अवशेष मिल रहे हैं, ठीक है, द्वारिका, रामेश्वरम, ये सब जो है अवशेष कहीं ना कहीं जो दबे हुए हैं उनको जब खोजा जा रहा है तो निकलते रहे, क्योंकि भारत आर्यावर्त रहा है, भारत हमारा आर्य रहा है, ठीक है, आर्यावर्त इसका नाम रहा है। भारत की संस्कृति परंपराएं बहुत पुरानी रही हैं और उसकी जड़ बहुत पहले हैं। बाद में जब मध्यकालीन भारत जब स्टार्ट हुआ तो उसमें बहुत सारे जो है उलटफेर हुए और बहुत सारी चीजें दब गई, ठीक है। हमारा इतिहास जो है ना बहुत पुराना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। हम लोग तभी 3, 3.5, 4,000 वर्ष पुरानी बात करते हैं, लेकिन हमारा इतिहास बहुत सालों पुराना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा प्रश्न इस पर, तो हाल ही में समुद्र में डूबी भगवान कृष्ण की नगरी द्वारिका के सभी पहलुओं और साथ जुटाने के लिए AASI ने खोज शुरू कर दी। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नंबर 1, AASI के अतिरिक्त महानिदेशक पुरातत्व प्रोफेसर आलोक त्रिपाठी के नेतृत्व में 5 पुरातत्वविदों की एक टीम ने 18 फरवरी को द्वारिका तट पर जो है क्या किया, इसके नीचे शुरू की है खोज, समुद्र के नीचे। पुरातत्वविद प्रोफेसर SR राव और उनकी टीम ने 1979 या 1980 में समुद्र में 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार खोज की थी। बिल्कुल सही बात है, तब खोज की गई थी। तो अब दोनों कथन सही हैं, इस हिसाब से सी इज द राइट आंसर। बस हो गया आपका पॉइंट, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए कोर्स है यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स, इसके बारे में डेली में बताता हूं, आज भी बता रहा हूं कि आप लोग जो है चाहें तो पीसीएस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है आपके लिए। और इसके लिए चाहें तो आप यहां पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप पीसीएस के लिए मुझसे यहां पर इस नंबर पर 8604409220 पर संपर्क कर सकते हैं। यहां पर आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स आपके, ठीक है, पीडीएफ फाइल में नोट्स आपका बाइलिंगुअल फॉर्म में आपको मिलेगा और इसमें जो है आपको कई अन्य सुविधाएं दी जाएंगी, जैसे प्री का पीवाईक्यूज आपका हो गया, मेंस का पीवाईक्यूज हो गया, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी होगी, डेली पीसीएस प्री का क्विज हो गया आपका टेलीग्राम पर, ठीक है, पर्सनल मेंटरशिप हो गया आपका, ठीक है, इसमें सीसैट हिंदी निबंध जो भी कराया जाएगा आपको, करंट अफेयर्स की क्लास अलग से चलाई जाएंगी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन इसका अलग से चलेगा, बहुत सारी चीजें आपको दी जाएंगी और बहुत ही नॉर्मल सी फीस पर आपको जो है इसमें पेमेंट आपको करना होगा। इसके लिए आप यहां पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कोई भी बाहरी किताब पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी अगर आप ये कोर्स लेते हैं तो, ठीक है। चलिए, अब आपके सामने प्रश्न है, बताओ हाल ही में किसे नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग जरूर दीजिएगा। चलिए आगे, आपके सामने एक प्रश्न और है कि भारत अमेरिका के मजबूत होते सामरिक संबंधों से चीन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समीक्षात्मक टिप्पणी करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर करिएगा। लेखन शैली आपकी रुकनी नहीं चाहिए अगर आपका लक्ष्य पीसीएस का है या आदर्श स्टेट पीसीएस का या फिर यूपीएससी का है तो। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको लिखिएगा प्लीज आप लोग, ठीक है। और हाँ, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, ठीक है। चलिए फिर, ये हो गया हमारा आज का महत्वपूर्ण वीडियो। मिलेंगे हम लोग कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई टेंशन है पढ़ाई लिखाई को लेकर, तो आप मेरे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, क्या आप पीसीएस अधिकारी बनना चाहते हैं? यदि हाँ, तो डिकोड एग्जाम लेकर आया है यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स 2025। यह एक ऑल इन वन कोर्स है जिसमें प्रीलिम्स मेंस दोनों ही परीक्षाओं के लिए वीडियो लेक्चर, एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स बेस्ड बाइलिंगुअल नोट्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इस कोर्स में प्री और मेंस के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर भी वीडियो लेक्चर के माध्यम से कोर्स में सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ में कोर्स का कंटेंट गुणवत्तापूर्ण होने के साथ ही साथ एग्जाम ओरिएंटेड है, जिससे कोर्स लेने वाले स्टूडेंट्स को कोई भी बाहरी पुस्तक या नोट्स पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। इस कोर्स में प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज तथा आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है, जिसके साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप में रेगुलर टॉपिक वाइज टेस्ट कराए जाएंगे। इसके साथ ही सीसैट, निबंध तथा सामान्य हिंदी की अतिरिक्त कक्षाएं भी चलाई जाएंगी तथा हमारे कोर्स से परीक्षा में सफल होकर इंटरव्यू देने वाले विद्यार्थियों को इंटरव्यू की भी तैयारी कराई जाएगी और अंतिम परिणाम कुछ भी हो, पूरी फीस उन्हें रिवार्ड के स्वरूप जो है वापस कर दी जाएगी तथा अगले बैच में उन्हें निःशुल्क प्रवेश प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि डिकोड एग्जाम एक संस्थान के रूप में 5 वर्ष के अपने सफल कार्यकाल में अब तक 55 से अधिक विद्यार्थियों को विभिन्न परीक्षाओं में अंतिम सफलता दिलाने में अपना सफल योगदान दे चुका है। इस कोर्स की फीस 15,000 रुपये निर्धारित की गई है, लेकिन पहले प्रवेश देने वाले 100 विद्यार्थियों को 3,000 रुपये की विशेष छूट दी जा रही है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संस्थान के नंबर 6307495944 पर संपर्क करें।